इन तीनों में से किसी को भी, हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन तीनों में से किसी को भी हम बाय पोस्ट या अदरवाइज जैसे भी हमको ठीक लगता है कोर्ट को, वो उस वारंट को वहां पर भेज सकती है। जब इनके पास वारंट, इन में से किसी के पास भी जिसपे भेजते हैं, जिसके पास उसके संबंध में, उस व्यक्ति के संबंध में जुरिस्डिक्शन है, जब उसको ये वारंट प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो उसके बाद उस पे अपने नाम का इंडोर्समेंट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, आपने अपने ही जुरिस्डिक्शन में किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया वो वारंट। पहले वाले में आपने उसको डायरेक्ट नहीं किया था, दूसरे वाले में आपने उस पुलिस ऑफिसर को, अपने जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसको डायरेक्ट किया। अब वो क्या कर सकता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाता है और कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर यहाँ पे आपने उसको डायरेक्ट किया है पुलिस ऑफिसर को, वो उस जुरिस्डिक्शन में गया और जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या कंसर्न पुलिस ऑफिसर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इन दोनों में से किसी के पास भी वो जा सकता है। उसके पास जाने के बाद वो क्या करेगा, इंडोर्स कर देंगे। इन दोनों में से जिसके पास भी गया है वो उसको इंडोर्स कर देंगे ना, और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर हमारे जुरिस्डिक्शन था उसको अथॉरिटी मिल जाएगी और वो लोकल पुलिस की भी हेल्प ले सकता है और उस पर वारंट एग्जीक्यूट करा सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जिस पुलिस ऑफिसर को हमने डायरेक्ट किया, मतलब हमारे ही जुरिस्डिक्शन में जिस पुलिस ऑफिसर को हमने डायरेक्ट किया था वो वहां जाता है और अगर उसे लगता है कि डिले होगा, अनड्यू डिले होगा, अगर वो इंडोर्समेंट कराएगा या ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा डिले हो जाएगा कि फिर शायद वो उसको ना पकड़ पाए, वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, अगर ये सब सारे फैक्टर्स हैं तो फिर वो डायरेक्टली जाके भी एग्जीक्यूट करवा सकता है। लेकिन वहां पे ये पॉइंट जरूर होना चाहिए कि अगर वो इंडोर्स कराता तो इतना डिले हो जाता कि शायद फिर वारंट एग्जीक्यूट होने में समस्या होती। तो इन तीन तरीके में से किसी भी तरीके से आप वारंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर आपकी जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति नहीं है। अब सपोज इन तीन पॉइंट में आपने 3 पॉइंट में से किसी भी तरीके से आपने उसको, उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट करा दिया, चाहे आपने डायरेक्टली उसको भेजा हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, या पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया, वो वहां लेके गया और उसने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या पुलिस ऑफिसर से इंडोर्स करा लिया, या वो डायरेक्टली गया और क्योंकि डिले हो सकती थी इसलिए उसने डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। इन तीनों में से किसी भी तरीके पे से अगर वारंट एग्जीक्यूट होता है, अब क्या होगा, पर्सन विल बी अरेस्टेड। ठीक है, वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। अब उसको लेके जाएंगे उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, अनलेस जो कंसर्न कोर्ट थी अरेस्टेड पर्सन को इन तीन में से किसी के पास भी वो ले जा सकता है। जनरली उसी के पास लेके जाएगा जिससे उसने इंडोर्स कराया है, ठीक है। लेकिन तब नहीं लेके जाएगा जब जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो 30 किलोमीटर के अंदर है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस से कंपैरेटिवली नियरर है वो कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है। अगर कोर्ट उससे कम दूरी पे स्थित है या कोर्ट 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित है तब वो कोर्ट के सामने ही उस व्यक्ति को लेके जाएगा। अगर वो दूर है, 30 किलोमीटर से ज्यादा है, या कोर्ट, ये लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो तीन हमने कंडीशन बताई 3 लोगों के बारे में, इनसे कंपैरेटिवली दूर है जो कोर्ट है जिसने इशू किया, तो फिर वो इनके पास ही लेके जाएगा अरेस्टेड पर्सन को। अब अरेस्टेड पर्सन को जब उनके पास लेके जाता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सेक्शन 71 हो सकता है। सेक्शन 71 में यही है कि जो बॉन्ड है
अगर बॉन्ड आपने इंडोर्स किया है उस पर कि अगर वो बॉन्ड भरने को तैयार है तो आप उसको बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं, तो उसको बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है। दूसरा है, हाँ, ये काम पुलिस ऑफिसर खुद भी कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ इंडोर्समेंट है वहां पे जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुम बॉन्ड भर देते हो इतने इतने अमाउंट का, इतनी श्योरिटी दे देते हो, तो तुम्हें जो है इस डेट पे इस प्लेस पे फलानी कोर्ट में उपस्थित होना है, तो वो वहां पे भी सेक्शन 71 इन्वोक कर सकता है, या जब वो लाता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इन्वोक कर सकते हैं। दूसरा है, ये तो हो गया सेक्शन 71 तो तभी लागू होगा जब बीडब्ल्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए बीडब्ल्यू हो चाहे एनबीडब्ल्यू हो, कोई भी वारंट हो, ऑफेंस बेलेबल है, ठीक है। ऑफेंस अगर बेलेबल है तो फिर वो उसको, और वो रेडी है अपनी बेल देने के लिए कि मैं जमानत देने को तैयार हूँ, ऑफेंस भी बेलेबल है, तो फिर उसको जमानत पे छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर होता है तो फिर सीजीएम कंसर्न सीजीएम उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में जो कंसर्न सीजीएम होंगे या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वहां पे जाता है मैटर, अगर नॉन बेलेबल है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है या वो बेल नहीं देता है, मान लीजिए कि बेल तो उसे दी गई, वो जमानतदार नहीं दे पाता है, या ऑफेंस नॉन बेलेबल है और उसकी बेल खारिज हो जाती है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसने बेल प्रस्तुति नहीं की, कुछ भी कंडीशन होती है, कुल मिला के अगर उसको जमानत मिल जाती है तो बॉन्ड नहीं भर पाता है, या जमानत मिलती ही नहीं है, दोनों चीजों में अगर वो कस्टडी में है तो आपके पास कुछ एप्लीकेशंस बढ़ सकती हैं, जिसमें से एक होगी ट्रांजिट रिमांड। पहली, पुलिस ऑफिसर, ये एक रिमांड की एप्लीकेशन, ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें आपके पास आएंगी। कई बार होता है कि जुरिस्डिक्शन आपके यहाँ नहीं था, अक्यूज्ड आपके यहाँ से पकड़ा गया, आईओ आता है और वो आपसे ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट करता है। तो ट्रांजिट रिमांड यही होती है, उसका पर्पस ये होता है, आईओ जो कहता है कि ट्रांजिट रिमांड मतलब इस जुरिस्डिक्शन से हमको अपने जुरिस्डिक्शन तक ले जाने के लिए इसकी रिमांड दे दी जाए, ठीक है। या दूसरी चीज पड़ सकती है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल का भी सेम पर्पस है, मुलजिम गया, मान लीजिए कंसर्न सीजीएम, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो कंसर्न सीजीएम या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, जहां भी जाता है मैटर, तो वहां पे वो अक्यूज्ड ये कह सकता है कि मुझे ट्रांजिट बेल दे दीजिए, मतलब आपके जुरिस्डिक्शन से मुझे उस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन तक में जाने के लिए जितना ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा मुझे, या जो भी डेट है तब तक के लिए बेल दे दीजिए, उस पर्टिकुलर डेट पे मैं वहां पे अपीयर होऊंगा। तो ये दोनों चीजें आपके सामने पड़ सकती हैं, इसका डिस्पोजल हो सकता है आपके सामने, एप्लीकेशन कभी पड़े, आपको करना पड़े। तो ये ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड आपको दोनों ही चीजें डिटेल में बताई जाएंगी जब बेल और रिमांड का टॉपिक टेकअप होगा। अभी मेंशन कर दिया है इसलिए कि जब भी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में होता है तो ये एप्लीकेशन जनरली हमारे सामने आती हैं, हमारे सामने से गुजरती हैं। तो बस इसको ध्यान रखिए कि ये एप्लीकेशंस आ सकती हैं और बाकी आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्टर ऑफ एनबीडब्ल्यू। देखिए वारंट में हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि वारंट दो तरह के हो सकते हैं, बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू में अगर हम जारी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं उसकी जो हमें लिखनी चाहिए, एनबीडब्ल्यू जारी करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें वारंट जारी करते समय लिखनी चाहिए, वारंट कैसे एग्जीक्यूट होगा अगर व्यक्ति हमारे जुरिस्डिक्शन में है तब, अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है तब कैसे वारंट एग्जीक्यूट होगा। और इतना सब देखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर ऑफ एनबीडब्ल्यू। ये जब जीआर क्रिमिनल आपको मैंने बताया था, उस पर हम लोगों ने जीआर क्रिमिनल में डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको उस पर एक रूल बताया था, रूल 12 जो था रजिस्टर ऑफ प्रोसेस। जीआर क्रिमिनल रूल 12 ये कहता है कि जितनी भी प्रोसेस आपके यहाँ से इशू होगी, रूल 12 ये कहता है उसका रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जिसमें जितनी प्रोसेस आपकी कोर्ट से इशू हुई है उन सारी प्रोसेस का ब्यौरा होना चाहिए। ये रजिस्टर ऑफ एनबीडब्ल्यू जो है वो इससे डिफरेंट है।
ठीक है। रजिस्टर ऑफ एनबीडब्ल्यू, जैसे टर्मिनोलॉजी से ही आपको पता चल रहा है, जितने एनबीडब्ल्यू आप जारी कर रहे हैं उनका आप एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करिए, जिसमें आपने जितने एनबीडब्ल्यू जारी करे हैं उनकी प्रॉपर पर्टिकुलर्स के साथ प्रॉपरली उसका डिटेल्स लिखिए कि आपने कौन सा वारंट किस फाइल में किसके खिलाफ, सारी डिटेल्स लिखते हुए एक उसका सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कीजिए अपार्ट फ्रॉम रूल 12। वो तो एक बनना ही है, उसके अलावा एक रजिस्टर ऑफ एनबीडब्ल्यू बनेगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में कहा था, रघुवंश दीवान चंद भसीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2012 9 SCC 791। रिपीट कर रही हूँ, रघुवंश दीवान चंद भसीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2012 9 SCC 791। स्टेज, शुरुआत में ये चीज़ छोड़ दी थी हमने कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, टॉपिक के एंड पे वारंट का जब टॉपिक डिस्कस कर लेंगे पूरा। इसमें स्टेज में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जनरली समन जारी होने के बाद अगर समन जारी हुआ वो नहीं आता है तो फिर हम वारंट जारी करते हैं। कई सारी रूलिंग्स हैं, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहले आप समन ही इशू कीजिए, उसके बाद बीडब्ल्यू और उसके बाद एनबीडब्ल्यू। और ये भी कहा जाता है कि बीडब्ल्यू से एनबीडब्ल्यू पे तभी आइए जब इसका कंप्लायंस हो जाए बीडब्ल्यू का, यानी कि जब सम्मन का तामीला हो जाएगा तब आप बीडब्ल्यू पे जाइए, जब बीडब्ल्यू का तामीला हो जाइएगा तभी एनबीडब्ल्यू पे जाइए। ऐसा मत करिए कि सम्मन का तामीला नहीं हुआ और आप डायरेक्टली एनबीडब्ल्यू पे पहुंच गए, ये प्रैक्टिस गलत है। ये भी कहा गया कि इवन वारंट ट्रायल में भी प्रेफर ये कीजिए कि पहले समन ही जारी कीजिए, अगर नहीं आता है उसका तामील हो जाए तब बीडब्ल्यू कीजिए, उस पर भी नहीं आता है तब एनबीडब्ल्यू कीजिए। तो ये कई सारी रूलिंग्स में कहा गया है। इसमें पहली है दिनेश चंद तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2001 क्रिमिनल लॉ जर्नल 318 विद इन ब्रैकेट 320 इलाहाबाद। दूसरी है संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, और तीसरी है इंदर मोहन गोस्वामी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड अदर, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 251। तो इन सब रूलिंग्स में लगभग वही चीज़ें बताई गई हैं कि समन का तामीला हो जाए तब बीडब्ल्यू और बीडब्ल्यू का तामीला हो जाए तब एनबीडब्ल्यू। बिना तामीला के एक प्रोसेस को स्किप मत कीजिए, समन से डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू पे मत जाइए बिना उसका तामीला हुए, और बिना तामीला हुए आप बीडब्ल्यू से एनबीडब्ल्यू पर भी मत जाइए। तो ये है पूरा वारंट। नेक्स्ट है प्रोक्लेमेशन। देखिए प्रोक्लेमेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके खिलाफ इन द सेंस किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने वारंट जारी किया और ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा बिलीव है या कोर्ट सेटिस्फाई है या कोर्ट के पास कुछ रीजन है बिलीव करने की कि जो वारंट उसने जारी किया है कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ, वो व्यक्ति जानबूझ के या तो एब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, ताकि वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम। वारंट से बचने के लिए वो अपने आप को छुपा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन जारी कर सकती है जिसमें वो उससे ये कहेगी कि ये इस टाइम पे इस डेट पे आपको कोर्ट में इस कोर्ट में उपस्थित होना है। ये एक बेसिक मीनिंग है। नाउ दूसरी चीज, प्रोक्लेमेशन जब हम जारी करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या प्रोक्लेमेशन जारी करते समय हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए अपनी फाइल पे कि ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, इसके बाद ही हमें प्रोक्लेमेशन जारी करना है। तो सबसे पहले है वारंट इश्यूड। देयर मस्ट बी अ वारंट। एक वारंट जरूर होना चाहिए जो उसके खिलाफ
आपकी प्रोक्लेमेशन जारी करने से पहले इशू किया जा चुका हो। अगर आज तक उसे कोई वारंट जारी किया ही नहीं गया है, कोई प्रोसेस जारी किया ही नहीं गया है, तो आप कभी भी प्रोक्लेमेशन जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रिक्विजिट है कि प्रोक्लेमेशन तभी जारी हो सकता है जब उसके पहले एक वारंट उसके खिलाफ एग्जिस्टेंस में हो, उसके खिलाफ इशू किया गया हो। नेक्स्ट है वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा हो या कंसील कर रहा हो फॉर द पर्पस दैट वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम, वारंट से बचने के लिए या वारंट उसके खिलाफ एग्जीक्यूट ना हो सके, इसलिए वो अपने आप को छुपा रहा है या एब्सकॉन्ड कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जब आप ये चीज डिसाइड करेंगे कि वो एब्सकॉन्ड या अपने आप को छुपा रहा है, तो ये एक रीजन, मतलब एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कोर्ट के पास कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, कंसील कर रहा है। ये एक रूलिंग में कहा गया था कि एवरी पर्सन हु इज नॉट इमीडिएट अवेलेबल कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज एब्सकॉन्डर, सो इन एवरी केस वारंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी इशूड। ऐसा नहीं है कि हर उस केस में जहां वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है प्रोक्लेमेशन विल नेसेसरीली फॉलो, ऐसा नहीं है। हो सकता है वारंट इसलिए एग्जीक्यूट ना हो पाया हो क्योंकि वो व्यक्ति वाकई में अवेलेबल ना हो, उस व्यक्ति को भी हो सकता है जानकारी ना हो, और ऐसा नहीं है वो अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहा हो, क्योंकि एब्सकॉन्ड और कंसील करने का मतलब है उस व्यक्ति को वारंट की जानकारी और उससे बचने के लिए वो अपने आप को छिपा रहा है। तो ये सेटिस्फाई होना कोर्ट को बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है हर उस केस में आप रूटीनली जिसमें एनबीडब्ल्यू नहीं एग्जीक्यूट हो पाया है आप प्रोक्लेमेशन जारी कर दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये जरूर देखिएगा क्या फैक्ट्स हैं फाइल पे जिससे आपको ये लग रहा है कि वो अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहा है या कंसील कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बस मेयर ऐसा हो कि हो सकता है वो मात्र अवेलेबल नहीं है, इस आधार पे आप उसके खिलाफ जो वारंट था वो जारी नहीं हो पाया और इस आधार पे आप उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी कर दें। तो एब्सकॉन्ड और कंसील को आपको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना है और बहुत साउंड तरीके से इसको अपने जब भी आप प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे तो इसको ये समझना है कि एब्सकॉन्ड और कंसील करना ये वाकई में इन स्पिरिट होना चाहिए। तो ये रूलिंग जिसकी बात कर रहे थे वो है देवेंद्र सिंह नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, क्रिमिनल लॉ जर्नल 1783, इलाहाबाद। तो ये आपने देख लिया, आपने देखा वारंट ऑलरेडी उसके खिलाफ एक वारंट इशू था और आप ये भी सेटिस्फाई होगा फाइल पे देख के कि क्यों वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, क्यों आप ये सेटिस्फाई है कि एब्सकॉन्ड कर रहा है और कंसील कर रहा है खुद को। आपने फाइल पे फैक्ट्स पढ़े, आपको लग रहा है कि नाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि ही इज एब्सकॉन्डिंग और ही इज कंसीलिंग हिमसेल्फ। अब थर्ड कंडीशन है, इतना होने के बाद सपोज आपने प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया। प्रोक्लेमेशन जारी करने के लिए पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक। ये दो कंडीशन अगर हैं, आपने इसके बाद प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया। अब प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन कैसे होगा? प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन पहला तरीका ये हो सकता है जिस लोकेलिटी में, जिस शहर में, जिस गांव में वो रहता है वहां पे आप उसको पब्लिकली पढ़ेंगे, उस नोटिस को, उस पब्लिकेशन को, जो भी है जो आपको मिलेगा, वो कंसर्न व्यक्ति जिसको ये डायरेक्ट किया जाएगा वो वहां पे जाके उसको पब्लिकली पढ़ेगा, सबके सामने पढ़ेगा। दूसरा है कि उसकी कॉपी पेस्ट कर देगा उसके घर, अगर कोई घर है उसका या कोई ऐसा शहर है या कोई गांव है जहां पे वो सामान्यतया निवास करता हो, वेयर ही ऑर्डिनरीली रिजाइड्स, अगर ऐसी कोई जगह है तो उसके घर पे या उस गांव में या उस शहर में किसी कंस्पिक्यूअस पार्ट पे उसको पेस्ट कर देगा। तीसरी चीज है कोर्ट में भी एक कॉपी उसकी पेस्ट करेगा। तीन चीजें उसे करनी है, वो पहले जाएगा वहां पब्लिकली सबके सामने उसको पढ़ेगा प्रोक्लेमेशन को, एक कॉपी उसके घर पे चिपका देगा या गांव पे या जहां पे भी लगता है उसको कंस्पिक्यूअस पार्ट पे, और एक कोर्ट हाउस के किसी कंस्पिक्यूअस पार्ट पे उसको चिपका देगा। ये तीन चीजें हो गई। चौथी चीज है
न्यूज़पेपर में भी वो पब्लिश करा सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन है ये डिस्क्रिशनरी है। इसके पहले की जो 3 कंडीशन बताई, उसको जाएगा पब्लिकली पढ़ेगा, एक कॉपी उसके घर पे पेस्ट करेगा, एक कॉपी कोर्ट हाउस में, ये 3 कंडीशंस तो मैंडेटरी हैं, ये तो आपको कंप्लायंस करनी ही करनी है। अब न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर ऐसा जो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में जिसका उसका सर्कुलेशन हो, वहाँ पे पब्लिकेशन के लिए देना है कि नहीं, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट को अगर लगता है तो वो न्यूज़पेपर के लिए कह सकती है कि न्यूज़पेपर में भी इसको छपवा दीजिए, और अगर उसको नहीं लगता है तो वो नहीं कह सकती है। पर्पस इसका ये है कि न्यूज़पेपर में छप जाएगा तो जितने ज़्यादा तरीकों से वो अवेयर हो सके कि उसके खिलाफ एक प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है। तो ये डिस्क्रिशनरी है, लेकिन ऊपर की 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। प्रोक्लेमेशन में जारी करते समय आप टाइम और प्लेस कि अक्यूज्ड को किस दिनांक को, किस समय, किस कोर्ट में उपस्थित होना है, ये आपको जरूर मेंशन करना है। और जब वो पब्लिकली भी उसको पढ़ेगा तो ये चीज उस पर लिखेगा, और जो कॉपी वहां चिपकेगी उस पर भी ये चीज लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीज, उस अक्यूज्ड को आप, उस अक्यूज्ड है उस व्यक्ति जिसके खिलाफ भी प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, उस व्यक्ति को आप मिनिमम 30 दिन का समय देंगे उपस्थित होने के लिए। और ये 30 दिन जिस दिन पब्लिकेशन होगा, जिस दिन वो पब्लिकली वहां पढ़ेगा, उस दिन से 30 दिन काउंट किए जाएंगे, ना कि उस दिन से जिस दिन कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया। प्रोक्लेमेशन आपने कभी भी इशू किया हो, लेकिन प्रोक्लेमेशन जिस दिन पढ़ा जा रहा है, जिस दिन उसका पब्लिकेशन हो रहा है, उस दिन से उसको मिनिमम 30 डेज मिलने हैं अब उपस्थित होने के लिए कोर्ट में। ये 3 चीजें भी मैंडेटरी हैं जो आपके प्रोक्लेमेशन में होनी चाहिए। इतना होने के बाद, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद कोर्ट एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगी कि प्रोक्लेमेशन वॉज ड्यूली सर्व्ड, या जो प्रोक्लेमेशन था वो ऐसे ऐसे पब्लिश हुआ, ये चीजें थी, पर्टिकुलर्स थी, इस तरीके से वहां पे गए उस व्यक्ति के घर पर या गांव पर या शहर पर, वहां पब्लिकली इस तरह से बताया गया। एक कॉपी उसके घर पे चिपकाई गई, यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी, और 30 दिन का समय था। ये सब कंडीशंस पूरी होने के बाद भी कोर्ट को अपनी तरफ से एक फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि प्रोक्लेमेशन वॉज ड्यूली पब्लिश्ड। तो इतना प्रोक्लेमेशन जब हो भी जाएगा पब्लिश होके, तो आपको एक स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिना ये नहीं माना जाएगा कि प्रोक्लेमेशन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। तो इतना जब हो जाए, आपके पास फाइल आएगी, वो सर्व होके आ गया सब कुछ, तो आपको एंड में ये रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से जरूर लिखनी है, थोड़ा सा डिटेल कर देते हुए कि प्रोक्लेमेशन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। अब प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट। देखिए, प्रोक्लेमेशन में भी अगर कोई प्रोक्लेमेशन का जो आपने टाइम दिया था उसका कंप्लायंस नहीं करता, उपस्थित नहीं होता है, तो उस केस में भी वो व्यक्ति सेक्शन 174 आईपीसी के लिए भी पनिशेबल होगा। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट में प्रोक्लेमेशन आपने इशू कर दिया, और उसके बाद प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद आप रीजंस रिकॉर्ड करके अटैचमेंट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए रीजंस लिखने पड़ेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज ये हो सकती है, ये तो हो गया जब प्रोक्लेमेशन के बाद आप कर रहे हैं। आप प्रोक्लेमेशन के साथ भी अटैचमेंट तब कर सकते हैं जब वो व्यक्ति अपनी संपत्ति हटाने वाला है, बेचने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है, या उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन से हटा के कहीं और करने वाला है, डिस्पोज करना चाहता है वो अपनी प्रॉपर्टी। कोर्ट को ऐसा रीजन है, कोर्ट को ऐसा बिलीव करने का रीजन है कोर्ट के पास, कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, या कोर्ट को ऐसा लगता है, तो वो प्रोक्लेमेशन के साथ भी अटैचमेंट इशू कर सकता है। बट इन ईदर केस, चाहे आप बाद में जारी करें प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट, चाहे प्रोक्लेमेशन के साथ करें, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि आप अटैचमेंट क्यों कर रहे हैं। अब जब अटैचमेंट हो जाएगा तो इसका इफेक्ट ये होगा
जो उसकी प्रॉपर्टी आपके जुरिस्डिक्शन में है वो तो अटैच हो ही जाएगी, जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो डीएम अगर इंडोर्स कर देता है वहाँ का कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो वो भी प्रॉपर्टी उसकी अटैच हो जाएगी, क्योंकि अटैचमेंट में वही प्रॉपर्टी अटैच होती है जो उसकी जिसका वो ओनर होता है, जिसका वो स्वामी होता है। तो अगर वो आपके जुरिस्डिक्शन में है तो वो तो अटैच हो ही जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में भी है तो भी अगर डीएम इंडोर्स कर देगा वहाँ पे तो वो प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट है, आप लोग जानते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, तो वो सीज कर सकते हैं या रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं या उसकी डिलीवरी देने से उस व्यक्ति को मना कर सकते हैं जिसके खिलाफ आपने अटैचमेंट जारी किया है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड पेइंग रेवेन्यू है, तो कलेक्टर के थ्रू हो सकता है या पोजीशन लेके हो सकता है। और अगर लाइव स्टॉक है, पेरिशेबल नेचर का है, तो उसकी सेल कर सकते हैं। इन दोनों में, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट में, एक रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र सिंह नेगी, अभी मैंने मेंशन किया भी था, देवेंद्र सिंह नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1993 JIC 434। इसमें यह कहा गया था कि जो सेक्शन 82-83 CRPC की जो धारा 82 और धारा 83 है, इस पे जो ऑर्डर होते हैं, इसके अंतर्गत जो आप ऑर्डर करते हैं वो आप रिकॉर्ड पे उसको मेंटेन कीजिए। ऑनरेबल कोर्ट के संज्ञान में ये आया कि उन्हें ये बताया गया कि IO आता है और 82-83 की एप्लीकेशन लेके कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देती है और वो उस एप्लीकेशन को लेके अपने साथ चला जाता है। तो कोर्ट के पास कोई डिटेल नहीं होती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने धारा 82 की प्रोसेस जारी की है या धारा 83 की प्रोसेस जारी की है, उसे क्या डिटेल्स हैं, किसके खिलाफ जारी की है, कब जारी की है, ऐसा कोई रिकॉर्ड कोर्ट के पास नहीं होता है। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आप सारा कुछ ऐसा जो ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे वो धारा 82 के अंतर्गत या धारा 83 के अंतर्गत, इसका सारा रिकॉर्ड यू हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इसको जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप धारा 82 या 83 में ऑर्डर करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और उसको अपने पास रखिए, अपने अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डर, जो आप उसकी एप्लीकेशन पे जो ऑर्डर कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड उसके पास भी रहेगा, ऑब्वियसली वो उसको लेके ही जाएगा, लेकिन आपके पास अपना रिकॉर्ड भी होना चाहिए, आपने क्या ऑर्डर धारा 82 या धारा 83 के अंतर्गत किया है। तो क्रिमिनल प्रोसेस में आज के लिए इतना ही है। बाकी जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स कभी जो आप लोगों ने कोर्ट होल्ड करते समय अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया हो, उसमें कोई चीज़ें ऐसी हों तो वो आप ज़रूर मेल कीजिए, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसेस मैंने शुरुआत में भी बताया ऐसी चीज़ है कि जो जैसे ही आप कोर्ट होल्ड करेंगे तो वो आपके सामने से तुरंत गुजरने लगती हैं। अपीयरेंस की स्टेज पे बहुत सी फाइलें होती हैं जो अपीयरेंस की स्टेज पे चल रही होती हैं। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।